नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की सुबह 8:30 बजे आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहाँ पर आपको पूरी A to Z, जी हाँ दोस्तों, A to Z यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास की पूरी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और वो केवल आपको वन लाइनर नहीं बताई जा रही है, मेरी बात समझिएगा। ये कोई मैं छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए नहीं आपको जो है सोच करके पढ़ा रहा हूँ। यहाँ डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और आज तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आज जो आपका आर्थिक और क्या सामाजिक और क्या धार्मिक, ये तीनों तरह के जो सुधार हैं, इन तीनों तरह के सुधारों को आज हम लोग जानेंगे। और जी हाँ दोस्तों, केवल 25 प्रश्न, केवल ये 25 प्रश्न आप लोग अगर सही कर लेते हैं, और अगर ये 25 प्रश्न सही भी नहीं होते, समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए इसके बाद ये टॉपिक पे आपको पूरे भारत के किसी भी किताब को उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए केवल इन 25 प्रश्नों में, जी हाँ, केवल इन 25 प्रश्नों में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चले भैया, इसी चीज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आ ही गए हैं, देख रहे हैं। क्योंकि ये 25 प्रश्न जो आपको तैयारी तो कराएंगे, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण क्लासेज और भी हुई हैं, जहां आपको विश्व भूगोल जो है मैप प्रैक्टिस कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स क्लासेज चलाई जा रही है, आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लास आप देख ही रहे हैं। इससे पहले अन्य महत्वपूर्ण क्लासेज हो चुकी हैं, और भविष्य में कुछ और क्लासेज भी होंगी आपके पेपर को देखते हुए। तो सब कुछ 1 to Z तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए भैया, आप लोगों से एक बार फिर से करना चाहता हूँ, क्लास अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर से ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में, ठीक है। और इससे पहले की सारी क्लासेस देख लिया हो कि नहीं? जैसे इससे पहले जो मैंने यूरोपियों के आगमन से लेकर के सारी चीज़ें मैंने आप सभी को यहाँ पर पढ़ाई हुई, अगर आपने नहीं देखा है तो एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए उन सब क्लासेज को देखिए, बहुत सोच समझ के, बहुत ही मेहनत से 3-3, 4-4 किताबों का निष्कर्ष निकाल के आपके लिए प्रश्न लाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगा करें तो मेरे दोस्तों, आप लोग अपने अन्य दोस्तों को शेयर किया करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं ना, और जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके अगर पढ़ने वाले दोस्तों हैं तो कम से कम हर दोस्त को, अगर पढ़ने वाला है तो उसको इस क्लास की ज़रूरत है। अगर आपका दोस्त पढ़ने वाला है तो उसकी इस क्लास की ज़रूरत है। आप एक बार शेयर करिए, अगर वो कुछ कहे अलग की चीज़, लेकिन आप कम से कम शेयर भी करिए अपने इन दोस्तों को। चलिए भैया, पहला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। मतलब ऐसी क्या स्थिति आ गई थी भारत में कि हमें जो है फाइनली इन सुधारों को जो है लाने की ज़रूरत पड़ी थी। क्योंकि सुधार कब आते हैं? सुधार देखिए, आप कॉमन से क्या समझिए, आपको सुधार कब लाना होता है? जब आपके पेपर में नंबर सही नहीं आ रहे होते हैं, तब आप कोचिंग करते हैं, आप क्लासेज लेते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, यानी कि आप में कहीं ना कहीं कुछ बुराइयाँ होती हैं ना। बस, तो वही क्या बुराइयां थी या क्या कारण थे जिनके कारण ये सुधार को हमें करना पड़ा, बताइए। 4-5, 1-2-4, 2-3-4-5 और 1-2-3। तो देखिए भैया, अगर आप लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, 1-2-3 जवाब दिया, और सही कर ले। देखो क्या था, महिलाओं की दयनीय स्थिति बिना किसी डाउट के। देखिए महिलाओं की दयनीय स्थिति तो आपको पता है ना कि कितने समय से चली आ रही थी। जाति व्यवस्था बहुत बड़ा कारण था भैया, क्योंकि जाति व्यवस्था को लेकर के अभी आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कितने ज़्यादा जो है आंदोलन भी हुए, और ये जाति व्यवस्था ने पूरे भारत को जो है परेशान किया हुआ है। ऐसी बात नहीं केवल या तो उत्तरी भारत या समझिए दक्षिणी भारत। सामाजिक और धार्मिक बुराइयाँ, जी भैया उस समय बहुत ज़्यादा बुराइयाँ उत्पन्न हो गई थी हमारे समाज में, मतलब बलि तक दी जाने लगी थी लोगों की, बच्चों की, ये की जो है वो धार्मिक आधार पर। और ये कहा जाए कि पश्चिमी सभ्यता का स्वागत नहीं भैया, पश्चिमी सभ्यता का क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। और पुराने लोगों द्वारा इसे नया, पुराने लोग इसका विरोध कर रहे थे, नए लोगों ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। तो पुराने लोगों द्वारा इसका जो विरोध हो रहा था वो इसके जो है प्रमुख कारण थे। तो यहाँ पर क्या 1-2-3 जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया वो सही कर लें। अब देख लीजिए, पहले प्रश्न में ये आपको ये पता लग गया होगा कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा था।
अगर आपने इसे कहीं भी पढ़ा था, वन लाइनर पढ़ा था, कहीं से पढ़ा था, तो आप समझ लीजिए कि ये आपने इस जवाब के साथ पता लग गया हो कि आप कितने अच्छे से तैयारी इस टॉपिक पर थे। इसीलिए कह रहा हूँ केवल 25 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं, बस सही नहीं भी होते हैं, ये 25 प्रश्न अगर आप एक बार सही से पढ़ लेते हैं ना माय डियर, इसके प्रश्नों को एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं और जो मैं बताऊँ इसके नोट्स बना लेते हैं, इसके बाहर आपको किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ आप यूपीएससी तक में यार दे के आ सकते हो। जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ दे के आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। चलिए भैया, निम्न को सही सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आप लोग के सामने है, इसे बताइए इसका सही सुमेलित करना क्या होगा। सती प्रथा का अंत, भ्रूण हत्या का अंत, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक। जी भैया, उस समय ये सामाजिक सुधारों में से ये सारी चीज़ें जो है लाई गई थी और इसने बहुत बहुत बड़ा योगदान किया था। तो देखिए भैया, जैसा कि आप सभी को पता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। जी भैया, सती प्रथा का अंत आप लोग देखिए कब हुआ था। देखिए आप एक चीज़ समझिएगा, आप लोग कहेंगे सर वो साल दिया ही नहीं है। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले जो हुआ था वो 1829 में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये केवल तब बंगाल के लिए लाया गया था, ये केवल तब बंगाल के लाया गया था। लेकिन जब 1830 में लाया गया था, ठीक है, 1830 में, तो वो समय ये मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ के लिए भी लाया गया था। तो इसे अगर देखा जाए ब्रॉड स्तर पर तो 1830 होता है, जबकि छोटे स्तर पर 1829। अब पहला अगर पूछा जाए कहाँ किया गया था तो बंगाल में। तो अगर आपका 1830 भी दे रहा है 1829 की जगह नहीं, तो आप इसे सही मानिएगा, ठीक है, समझ गए। तो ए का 1, तो ए का 1 यहाँ दिया है और यहाँ। अब चलो देखते हैं इसमें और इसमें कौन सा सही हो रहा है। माफ़ करिएगा, ए बी सी डी होना चाहिए, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ए और डी में से देखते हैं। भ्रूण हत्या का अंत, इसे क्या कहते थे, फीमेल इनफेक्टिसाइड, ओके। चलो तो देखो भैया, अब मैं आपको बता देता हूँ जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी। क्या ए का 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। यानी क्या 1830 में हुआ था, 1795 में भ्रूण हत्या को लेकर आया था, और 1870, 1804 ये सब अलग अलग और है। और जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जो कानून 1856 में आया था, और बाल विवाह पर रोक जो है 1930 में शारदा एक्ट के द्वारा जो है, कौन से शारदा एक्ट के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है, समझ गए। चलिए, वैसे इससे पहले कॉन्सेंट एक्ट भी आया था 1891 में, ठीक है, वो भी जो है उसके विधवा के लिए, सॉरी विधवा कह रहा हूँ, विवाह के लिए जो है एज को लेकर के था, वो कंसेंट एक्ट था। बाद में शारदा एक्ट आया था 1930 में। क्लियर, समझ गए। अब देखो, यही प्रश्न को आपको अलग अलग तरीके से देते हैं। एक प्रश्न में मैंने आप लोग कम से कम 5 से 6 से 7 प्रश्न करा दिए, और इसे आपने अगर सही कर लिया, यकीन मानो आप एकदम इसको लेकर के आप कंठस्थ हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए बहुत तेजी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं, ऐसे ही पूरी क्लास को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछ जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो है वो राजा राम मोहन राय जी से संबंधित है, बताइए। राजा राम मोहन राय जी से कौन से कार्य संबंधित है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए भैया देखिए, सती विरोधी संघर्ष, वेदांता कॉलेज, हिंदू कॉलेज और ब्राह्मण समाज की स्थापना, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और इन्हें क्या नए भारत का निर्माता भी माना जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है। और इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथीसिस किताब भी लिखी थी, और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी जो 1814 में की गई थी। तो इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इसलिए मैं इसे जो है एक मिनट में पूरी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। 1814 में इन्होंने क्या आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और इन्होंने जो है एक परसेप्ट ऑफ जेसस जो है 1820 में लिखी थी, जिसमें इन्होंने जो है जो क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म, उन दोनों के जो मैसेज था उसको लोगों के बीच ले जाने के लिए जो है इन्होंने क्या, परसेप्ट टू जेसस, ठीक है, परसेप्ट टू जेसस, ठीक है। ये कब लिखी गई थी भैया, ये लिखी गई थी आपकी 1820 में।
समझ रहे हो। और बाकी गिफ्ट टू मोनोथीसिस वो 1809 में लिखी गई थी, ठीक है, समझ गए। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा इनसे संबंधित सती विरोधी संघर्ष इन्होंने किया था। जी भैया, इन्हीं के संघर्ष का नतीजा था कि फाइनली जो है आपका 1829 में रेगुलेशन आया था। फिर वेदांता कॉलेज, जी भैया वेदांता कॉलेज जो है इन्होंने ही स्थापना की थी, जहाँ पर क्या भारतीय चीज़ों को जो है पश्चिमी जो सामाजिक और उसका जो विज्ञान है उसको मिला करके क्या पढ़ाया जाता था। फिर क्या था हिंदू कॉलेज, जी भैया इनके का योगदान से 1817 में, कब 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। वेदांता कब 1825 में। अब ब्राह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी कि नहीं। जी भैया ब्राह्मो समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी, उसका स्थापना 1828 में हुआ था। तो आप अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो सबसे अंतिम में इन्होंने ब्राह्मो समाज की ही स्थापना की थी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। बाकी इनके प्रयासों का ही नतीजा रहा कि सती विरोधी एक्ट जो भी मैंने 1829 में आया था वो उसके बाद आया था, लेकिन उनके संघर्ष जो उससे पहले चल रहा था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। और बाकी इनको 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था, ये तो आपको पता होगा ना। और बहुत ज्ञानी थे, बहुत कुछ थे, मतलब इनको बहुत चीज़ें आती थी, ठीक है। और इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है जो आप बहुत जान सकें, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्होंने, क्योंकि देखो मैं 3-3 2-2 3-3 4-4 किताब पढ़ रहा हूँ, जब क्वेश्चन आंसर देख रहा हूँ तो मुझे पता ना कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ आपके आखिरी समय में और जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली है। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। जी भैया देखिए, आप देखिए क्या हुआ था ना, धर्म सभा की स्थापना हुई थी बेसिकली जो ब्राह्मो समाज था उसी के क्या एंटी में हुई थी, उसी के एंटी में हुई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, राधाकांत देव। जी भैया इनके नाम के आगे भी वैसे राजा लगता था, राजा राधाकांत देव जी ने जो है ये क्या नाम है धर्म सभा की स्थापना की थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि राजा राम मोहन राय जी जो ब्राह्मो समाज के जरिए हिंदू धर्म को बताना चाह रहे हैं, वो हिंदू धर्म से अलग जो है गलत चीज़ें लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो हमें हमारे धर्म से पथ भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे आज के समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लोग उनके चक्कर में जो है का सोच भी रहे हैं, जो कि भैया लॉन्ग टर्म में समझोगे कि ऐसा कुछ होता है नहीं, ठीक है। वो अपनी मज़े मारने के लिए आपको बता रहे हैं और आप बेरोजगार बन के उनके पीछे पीछे टहल रहे हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवेंद्र नाथ जी के प्रमुख कार्य निम्न में से कौन से थे। चलिए बताइए, देवेंद्र नाथ जी के, आपको पता है कि देवेंद्र नाथ जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और देवेंद्र नाथ जी कौन थे, देवेंद्र नाथ जी जो है आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इनके पिताजी थे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इनको रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानने की ज़रूरत हो, इन्होंने खुद में भी बहुत कुछ किया था, ठीक है। 1 मिनट माफ़ करिएगा, ये ब्राह्मो होगा, ठीक है, ब्राह्मो समाज होगा, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मो समाज, ठीक है। ब्राह्मो समाज के द्वारा हिंदू धर्म में सुधार लाना, क्रिश्चियनी मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण जो किया जा रहा था उसका विरोध करना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने कहा 1 और 2 दोनों जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया देखिए, इनके संबंध में ये जो है राजा राम मोहन राय जी के जो आइडियाज़ थे, जो विचार थे, उसको लोगों के बीच ले जाते थे। और इनका कहना था जो हिंदुज़म, जो हिंदुत्व है, उसके अंदर भी हमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और उसमें हमें क्या करना है, उसमें धर्म के आधार पर ऐसी धार्मिक जो क्या कहते हैं अंधापना चल रहा वो हटे। और साथ ही साथ वो इसके साथ ये भी कहे जो क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन में बदल रहे थे हिंदुओं को, तो उसका विरोध भी ये कर रहे थे अपनी समाज के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि केवल चीज़ें हिंदू धर्म खिलाफ ही हो रही थी, हिंदू धर्म की चीज़ें हो रही थी, लेकिन क्या उसमें रिफॉर्म लाने की बात की जा रही थी कि सुधारों की ज़रूरत थी, उस सुधार को समझने की ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप हमेशा समझिएगा, जब तक व्यक्ति जिस दिन कोई भी धर्म, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिस दिन अपने सुधार लाना बंद कर देता है उस दिन वो मृत के समान हो जाता है, ठीक है। मतलब फिर उसमें बुराइयां ही पैदा होंगी, अच्छाइयाँ, क्योंकि मरने के बाद आदमी सड़ता ही है ना, जिंदा कभी नहीं सड़ता, मरने के बाद ही सड़ता है, बात समझना। और इनसे संबंध में 2 चीज़ें और जान लीजिए, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की जो है अध्यक्षता की थी, जिसको 1839 में स्थापना किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना नहीं की थी इन्होंने उसे क्या हेड बने थे उसके, ठीक है, हेड बने थे। और साथ ही साथ तत्वबोधिनी जो पत्रिका आती थी, जो बंगाली में आती थी, उसको जो है ये क्या करते थे,
उसमें जो है राजा राम मोहन राय के विचारों को उसके जरिए प्रचारित करते थे। तो तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, इसकी स्थापना कब 1839 में हुई थी। ठीक है, इसके हेड थे, संस्थापक नहीं थे। ऐसी पत्रिका के जरिए क्या होता था, राजा राम मोहन राय जी के विचारों को फैलाया जाता था। केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी पुत्री का बाल विवाह कराए जाने को उपरांत कौन से नए समाज की स्थापना हुई थी? चलिए बताइए। अगर पढ़े हो तो ये प्रश्न गलत मत करना, बताओ। इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैंने प्रश्न को, देखिए ये सब प्रश्न मैं खुद से बनाता हूँ, खुद से देखता हूँ कि लेवल क्या पूछता है, कैसे करता है। बहुत मेहनत लगती है भैया। आप लोग को लगता है कि सर क्या ही बोले जा रहे हैं। तो देखो इसका सही जवाब क्या है, साधारण ब्राह्मो समाज। साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना यहाँ पर जो है की गई थी। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले जो है केशव चंद्र सेन को बनाया गया था, क्या नाम है, इनको जो है देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बाद जो है इनको आचार्य बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने 1858 में जो है इस समाज से जुड़े थे। लेकिन ये इसके बाद इनके अंदर थोड़ी सी बुराइयां आने लगी। फिर उन्होंने अपना अलग जो है एक ब्राह्म समाज बना लिया था। लेकिन फिर क्या होता है, ये अलग समाज उसे आदि ब्राह्मो समाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या आदि ब्राह्मो समाज के नाम जानते हैं। जो देखो 1866 में जब इनका होता है तो केशव के द्वारा जो होता है उसका नाम क्या, ब्राह्मो समाज होता है। लेकिन जो देवेंद्र नाथ टैगोर जो इनको आचार्य बनाए रहते हैं, वो अलग होकर के क्या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। ये कौन से क्या नाम है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी। फिर बाद में क्या होता है, 1878 में केशव चंद्र सेन अपनी पुत्री का विवाह बाल विवाह कर देता है। इससे जो है, क्योंकि ये उसी खिलाफ लड़ रहा होता है लेकिन वो स्वयं वहाँ गलती कर रहा होता है, तो इसको लेकर के जो उसके मानने वाले लोग थे उससे अलग हो जाते हैं। और 1878 में ही क्या, साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना की जाती है। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ से एक दो प्रश्न काफ़ी बार बना हुआ है। तो आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस और दो लोग और थे, एक देव जी थे, एक उमेश चंद्र दत्ता जी थे। ठीक है, शिवचंद्र देव जी थे और उमेश चंद्र दत्ता, ये दो लोग और थे। लेकिन मेनली आनंद मोहन बोस जी को जाना जाता है ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा ना एक एक प्रश्न। समाज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। यहाँ पर आप लोगों से प्रार्थना समाज के बारे में पूछा जा रहा है। प्रार्थना समाज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। चलो प्रार्थना समाज के बारे में बताओ कौन सा कथन असत्य है। लीजिए मैंने आपको दिया 15 सेकंड दिया आपको, आप सोचिए और जवाब दीजिए। एकदम बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा, सोचो क्या क्या। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना अगर पूछी जाए, चलिए मैं आपको अब एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताता हूँ। प्रार्थना समाज की स्थापना अगर देखा जाए तो 1867 में किसके द्वारा की गई थी, आत्मारंग पांडुरंग जी द्वारा। कहाँ, मुंबई में की गई थी। ये भी ध्यान रखना क्योंकि लोकेशन को लेकर के भी गलतियाँ कर देते हैं। जी भैया, महादेव गोविंद रनाडे ने इसको जो है 1870 में इसे ज्वाइन किया था। और साथ ही साथ क्या RG भंडारकर, NG चंद्रवरकर, ये सारे लोग और केशव कारवे जैसे लोग भी इससे जुड़े थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिकता को लेकर के था। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, यही सत्य है। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिकता को लेकर नहीं था, सामाजिक चीज़ों को लेकर इसका फोकस था। ठीक है, ये जो है धर्म को तो लेकर कुछ हिसाब से चल ही रहा था, लेकिन ये सामाजिक बुराइयों, सामाजिक रीतियों को लेकर के ज़्यादा जो है ये अपना फोकस किया हुआ था। ठीक है, और इसने लोगों ने विधवा जी भैया, हाँ, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो आपको क्या कहता है, कारवे और रनाडे जी, ये दो नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है विधवा पुनर्विवाह को लेकर के का। इन्होंने ही जो एक आंदोलन चलाया था, क्या, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, ये कारवे और रनाडे जी, इन्हीं दोनों की वजह से जो है ये हुआ था। और इन्होंने ही फिर मिल करके विधवा घर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, विधवा घर एसोसिएशन की स्थापना भी इन्हीं दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ। सोचो, इतना समय दिया, इतना सब कुछ दिया, अगर आपको वास्तव में आ रहा था ना तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। यकीन मानो 1% दिक्कत नहीं होती। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारत का पहला राष्ट्र कवि किसे कहा। जी भैया, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, ये तो ये 1 लाइनर प्रश्न है क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है। हेनरी विवियन डिरोजियो, क्या
हेनरी विवियन डिरोजियो जी को जो है यहाँ पर किया जाता है। दरअसल आपका जो यंग बंगाल मूवमेंट था उससे भी ये जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। यंग बंगाल जो मूवमेंट है उससे भी ये जुड़े हुए हैं, जो आपके बंगाल में स्थित था। और ये जो है पूछा जाए तो ये आपके हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। देखिए हेनरी विवियन डिरोजियो ये आपके हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे और इनकी ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन समझते हो ना, मतलब ये इनके माता पिता में कोई एक भारतीय होगा, कोई एक जो है विदेशी होगा, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन थे। तो इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था और इनके इस मूवमेंट के कारण इनको हिंदू कॉलेज से निकाल भी दिया गया था, ठीक है। ये निकाल भी दिया गया था। बस इनके बारे में ये 2-3 चीज़ें हैं और इनके बारे में बाकी इनको जो है आधुनिक भारत का पहला राष्ट्र कवि भी माना जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलो कौन सा कथन सत्य है बताओ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के संबंध में। एक एक चीज़ आपको बताया जा रही है। भैया क्लास कितनी बड़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक बार जो ये 25 प्रश्न कर लिया ना, उसके बाद उसको किसी भी किताब को किसी भी चीज़ को उठाने की जरूरत है। बस वो एक बार पढ़े, नोट्स बना ले, और फिर मैंने जो बार बार कहता हूँ कि 2 डेज आफ्टर 2 डेज क्या 10 मिनट क्विक रिविजन, 10 मिनट क्विक रिविजन अगर वो कर ले बस इट्स इनफ फॉर एनी एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन कौन सा सत्य है। तो क्या ये संस्कृत विद्यालय के सेक्रेटरी बने थे भैया? नहीं भैया, संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने थे। क्या? प्रधानाध्यापक बने थे, ठीक है। चलो ये सेक्रेटरी पता है किसके बने थे? ये बेथुन कॉलेज जो था, जो महिलाओं के लिए स्थापना की गई थी, बेथुन स्कूल जो 1849 में आपके बेथुन जी जो थी उनके प्रयासों से स्थापना की गई थी, उसके सेक्रेटरी थे। इसके क्या थे? ये प्रधानाध्यापक थे संस्कृत विद्यालय के, और इन्होंने पुजारियों के खत गैर ब्राह्मणों संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये बिल्कुल बात सही है। तो केवल 2 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है ये संस्कृत विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापक थे 1850 में। लेकिन ये देख रहे थे कि जिस हिसाब से जो ब्राह्मण थे बस उन्हीं को ये अधिकार दिया गया था कि आप पढ़ा सकते, मतलब क्या आप ऐसे जो संस्कृत संबंधी चीज़ें केवल वही पढ़ सकते हैं, बाकी अन्य वर्गों के लोगों को छूट नहीं थी। तो उन्होंने कहा भैया क्यों भैया केवल ब्राह्मण ही पढ़ेंगे? ऐसा क्या है जो अन्य लोगों के पास नहीं है? केवल कुल के आधार पर आप नहीं पढ़ सकते? तो उन्होंने कहा पढ़ सकते। इन्होंने अलग से इसकी स्थापना की थी जिसमें गैर ब्राह्मण भी संस्कृत पढ़ सकते थे, और उसी का परिणाम है कि आज संस्कृत हर कोई पढ़ता है। चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती, लंबा संघर्ष होता है, लंबे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, फिर अच्छा परिणाम आपके सामने दिखता है। तो आपको अगर अधिकारी बनना है तो एक दिन में नहीं बनोगे, क्योंकि ज़िंदगी इसके बाद अगर मज़े से काटनी है तो अभी तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मराठी पत्रकारिता का पिता किसे माना जाता है? मराठी पत्रकारिता का पिता किसे माना जाता है बताइए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया? बाल शास्त्री जंभेकर जी। भैया बाल शास्त्री जंभेकर जी को यहाँ पर देखिए क्या मराठी पत्रकारिता का क्या पिता माना जाता है। और देखिए जो बॉम्बे में जो पत्रकारिता के जरिए जो सामाजिक सुधार की बात की जा रही थी, पत्रकारिता के जरिए, मतलब होता नहीं लोगों को जागरूक करने के लिए, उसमें बाल शास्त्री जंभेकर जी जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और इन्होंने जो है दर्पण, बात समझिएगा, दर्पण, और उसके बाद 1800 जो है क्या नाम है 32 में, और साथ ही साथ जो है दिग्दर्शन, ठीक है, दर्पण और दिग्दर्शन इन्होंने जो है 1840 में स्टार्ट, 1940 में, माफ़ करेगा 1940 में। और इसके ज़रिए जो है लोगों को, समाज को जो है क्या सिखाने की, समझाने की जो है कोशिश करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, जी भैया जो बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी जो बॉम्बे में स्थापित की गई थी, उसकी स्थापना भी इन्हीं जंभेकर जी ने की थी। तो ये कभी मत भूलना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर 2 नाम आप और देख रहे हैं, गोपाल गणेश आगारकर और गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। तो देखिए गोपाल हरि देशमुख जो को ही लोक हितवादी के नाम से भी जानते थे, और ये इसी के नाम से क्या लोक हितवादी के नाम से पत्रिका भी निकालते थे, ठीक है। और ये भी इस सुधार आंदोलनों में काफ़ी इनका नाम आता है, तो यहाँ पर जान लीजिए। और ये जो है एक जज भी रह चुके थे, ये जज भी रह चुके थे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है।
और इन्होंने जो है कई पत्रिकाओं में जो है लिखा था। एक तो लोक हितवादी मैंने आपको बताया ही, साथ ही साथ इनका देखिए हितेचु, HITECHU हितेचु था। उसका ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, ठीक है, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश। तो ये अगर पूछा जाए किससे संबंधित हैं तो ये भैया आपके किससे, ये आपके जो है गोपाल हरि देशमुख जी से संबंधित है। और गोपाल गणेश अगरकर जी, देखिए ये जो है ना, इनको दरअसल इसलिए थोड़ा जाना जाता है कि जो केसरी प्रकाशित किया जाता था लोकमान्य तिलक जी द्वारा, उसके पहले एडिटर होते थे। एडिटर देखिए समाचार पत्रों में एडिटर होते हैं, तो पहले एडिटर यही थे केसरी के, ठीक है, जो तिलक जी द्वारा शुरू किया गया था। और इन्होंने बाद में जो है सुधारक की भी शुरुआत की थी, सुधारक की, जिसमें क्या, जो आपके छुआछूत को लेकर के उसमें जो है इसमें बात की जाती थी। तो केसरी और सुधारक से जुड़े रहे गोपाल गणेश अगरकर जी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमहंस मंडली इस संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। परमहंस मंडली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। जो गलत है वही सही होगा यहाँ पर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसमें क्या डी जवाब दिया, इनमें से कोई नहीं जी भैया, ये दोनों ही सही हैं। इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र में 1849 में की गई थी। 1849 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। और जो है इसका प्रमुख कारण ये था कि जो जाति नियम, जो जाति व्यवस्था है, उनके नियमों को तोड़ना था। इसीलिए ये क्या करते थे उन नियमों को तोड़ने के लिए कि सभी जाति के लोगों को एक स्थान पर बैठा करके ये भोजन कराते थे। क्योंकि देखिए जैसे सिख धर्म में जो लंगर की शुरुआत हुई थी, लंगर की शुरुआत का प्रमुख कारण एक ही था कि जब आपके गुरु नानक जी थे तब भी उन्होंने देखा था कि किस हिसाब से जाति समस्या थी, तो उन्होंने उस जाति समस्या को तोड़ने के लिए, लोगों के बीच आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने इस लंगर की शुरुआत की थी, जहाँ पर लोग आपस में बैठते, प्यार से मिलते और भोजन करते थे। क्योंकि देखो आदमी में कितने भी झगड़ा हो, लेकिन अगर जब तक एक दूसरे से मिलने लगता है तो झगड़ा या जो द्वेष होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे, दूर रहेंगे, तो द्वेष मन में और ज़्यादा बढ़ने लगता है उसके प्रति। ये कभी भी अंदाज लीजिएगा। इसलिए आप जब कभी भी किसी से गुस्सा हो ना, तो एक बार थोड़ा सा अपने आप को झुका करके उससे बात कर लो। यकीन मानो यार, अगर वो आपसे कभी एक दोस्त रहा हो, कभी आपसे प्यार किया हो या कभी आपको माना हो ना, तो आपके एक बार प्यार से बोलने के बाद अगर आपने उसके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं किया, ये भी शर्त है, तो इतना रुसवा आपसे नहीं हो सकता वो। ऐसा मेरा अपना सोच है, क्योंकि उसने कभी ना कभी तो आपको माना था। अब आप उसके साथ कुछ बहुत बड़ा गलत कर दो तो भैया फिर तो आपको खुद ही सॉरी 1000 बार बोलना चाहिए, चाहे वो आपको गाली दे तब भी। ज्योतिबा फूले, माफ़ करेगा, ज्योति राव भी होता है कहीं कहीं और ज्योतिबा फूले भी, तो ये दोनों नाम सही है, कभी मत समझना कि गलत है, ठीक है। तो इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, बताइए। हाँ, इसकी स्थापना बहुत बार पूछी जाती, तो 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1873 में। सामाजिक सेवा, नीच जाति और महिलाओं में शिक्षा का फैलाव। इनकी वाइफ का नाम सावित्री बाई था, ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बार मतलब जो है सावित्री बाई जी ने भी बहुत इनका योगदान दिया था। जैसे कहते नहीं है कि एक पुरुष को एक अच्छी महिला मिल जाए तो फिर वो पुरुष कुछ भी चीज़ को लड़ सकता है। बहुत पता है, एक लाइफ पार्टनर बहुत वैल्यू करता है। आप लोग अभी समझेंगे या नहीं समझेंगे, जब आप लोग लाइफ में थोड़े से बड़े होंगे, जब उस 27-28 साल के एज को क्रॉस करेंगे या 25-26 के बाद, तब आप वैल्यू समझेंगे कि लाइफ पार्टनर की वैल्यू क्या होती है। क्यों एक जो है लड़के की या लड़की की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है जो आपको समझे, आपको आपके साथ खड़ा हो सके। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या एक तथा दो दोनों जवाब दिया है वो सही कह ले, ठीक है। एक तथा दो दोनों जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कह ले, ठीक है। इन्होंने जैसे सावित्री बाई जी ने ही पूना में जो है महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो है विधवाओं के लिए एक उसकी क्या कहते हैं, एक घर की स्थापना की गई थी 1854 में सावित्री बाई जी के द्वारा।
और ज्योतिराव फूले जी को जो है महात्मा की उपाधि भी मिली थी, जो उनके सामाजिक कार्यों की वजह से उन्हें दी गई थी। तो 3-4 पॉइंट्स के अलावा है, बस बात खत्म। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बताइए। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मुझे, और हाँ अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा कथन असत्य है, जवाब बताइए कौन सा कथन असत्य है, बताना। चलिए, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, इससे एक आध प्रश्न ऐसा लगता है कि पूछ ही लेता है, पता नहीं क्यों। मतलब अगर पेपर हो रहा है उस राज्य में, तो उस राज्य के अगर वो आयोग पेपर करा रहा है तो किसी ना किसी पेपर में एक प्रश्न इसका डाल देता है। ऐसा मुझे देखने को मिला है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, किसी के साल नहीं भी पूछा हो, लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगा। तो इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रणराजे जी की सहायता से की थी। ये तो भैया सत्य है, तो जो ये सत्य है वो सही नहीं होगा। हितवादा माफ़ करेगा, हितवादा का प्रकाशन इस समाज के विचारों को फैलाने के लिए किया जाता था। चलो ये भी सही है। यह राजनीतिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी करता था। यही गलत है, यही सही है। ये देखो, ये राजनीतिक कार्यक्रमों से अपने आप को पूरी तरह से दूरी बनाए रखता था। ये सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर के अपने आप को क्या आगे करता था, ठीक है। और इसका उद्देश्य सभी जी भैया, ये जो है इसकी स्थापना जब की गई थी तो आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिबरल लीडर थे, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि देखो, जो हमारे समाज में लोग हैं, इनको अगर जो है संवैधानिक सहायता की ज़रूरत है उनको प्रदान किया जाए, या उसके अलावा जो भी उनको अन्य चीज़ों की ज़रूरत है उसको प्रदान किया जाए। और इसमें जो है जो दलित क्या कहते हैं जनजातीय लड़कियां हैं, उनको जो है आश्रम टाइप की स्कूल की व्यवस्था कराई जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है करते थे, ठीक है। तो शिक्षा में हर क्षेत्रों में इनका अपना काम होता था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, चलिए बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, मैंने शायद एक बार करा भी चुका हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, नारायण मल्हार जोशी जी भैया, नारायण मल्हार जोशी जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने ही सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना की थी। ये दो चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, पता होना चाहिए। सोशल सर्विस लीग और साथ ही साथ क्या, यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 में हुई थी उसको, और ये कब हुई थी सोशल इंडियन कांग्रेस लीग की स्थापना, इसका तो ये बॉम्बे में हुई थी, इतना पता है। उम्र सन का जो है किसी बुक में मुझे खैर मिला नहीं, ठीक है। तो जो नहीं मिला उसे मतलब नहीं पूछेगा, इसमें परेशान क्या होना है। चलो अगले प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। निम्न में से कौन सा रामकृष्ण आंदोलन के संबंध में असत्य है। चलो असत्य कौन सा बताओ, रामकृष्ण आंदोलन के संबंध में कौन सा असत्य है बताइए भैया। 15वां प्रश्न है, ये बताइए। अभी 10 प्रश्न बचे हैं। अगर आप थक गए तो आप जान के चलो कि आप अभी से थक गए, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया, कौन सा, वेदांता के सार्वभौमिक मैसेज को फैलाना, बिल्कुल बात सही भैया। इसमें जो है वेदांता पर फोकस किया गया था, ठीक है। दूसरा था कि परोपकारी और निस्वार्थ भाव से लोग से चलो। रामकृष्ण गणित की स्थापना परमहंस ने स्वयं की थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत परमहंस जी के जीवित रहते हुए, जी ये गलत है। इनकी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसकी स्थापना जो है 1897 में बेलूर जो कलकत्ता के निकट है वहाँ पर की थी, 1897 में। और इनकी जो है मृत्यु 1886 में हो गई थी, ठीक है। 1886 में इनकी मृत्यु हो गई थी, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शुरू किए गए मिशन का लक्ष्य क्या था। अच्छा, एक बार और पूछा था कि स्वामी परम जो रामकृष्ण मूवमेंट, ये जो क्या नाम था, एक मिनट भूल रहा हूँ क्या नाम है, मैंने बताया इनका, स्वामी जी परमहंस जी का। इनका बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय। और इनकी जो वाइफ थी, उन वाइफ का नाम भी कुछ ऐसे ही था, मुझे याद नहीं आ रहा है। शारद मणि, हाँ शारदा देवी से कहते थे, उनका नाम था शारद मणि मुखर्जी, ठीक है। तो ये चट्टोपाध्याय जी थे, वो मुखर्जी जी थी। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया मिशन का लक्ष्य क्या था। जो स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो मिशन स्थापना की थी रामकृष्ण, इसका लक्ष्य क्या था। सभी को धर्म की ओर ले जाना, हिंदू धर्म की महानता का वर्णन, अन्य धर्मों की तिरस्कार करना, परमार्थ और व्यवहार की खाई को दूर करना। वास्तव में जो
नियो हिंदुज़म की बात इन्होंने की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। मैं कहता हूँ आज के समाज में उसको लोगों को बताने की ज़रूरत है। आज के समाज में राजनीतिक तौर पर जब से हिंदुत्व को लेकर के लोगों को भटकाया जा रहा है, आप एक बार बैठ कर के विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ लीजिए। आप जो है वास्तव में पता है ये हिंदुत्व की बात करने वाले विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं, लेकिन इनके विचारों को वो नहीं पढ़े होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। एक बार आप पढ़ लीजिए ना, फिर मैं कह रहा हूँ जो आज का हिंदुत्व आप सभी को बताया जा रहा है, आप लोग उससे घृणा करने लगेंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व कभी किसी ने आपको बताया है नहीं, वो एक राजनीतिक लाभ के लिए आपको बताया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी, परमार्थ और व्यवहार की खाई को दूर करना। ठीक है, परमार्थ और व्यवहार की खाई को दूर करना। देखिए मैं थोड़ा सा पता है क्यों बहुत आज मैं देख रहा हूँ यार, 19 साल के लड़के, 20 साल के लड़के, 22 साल के लड़के बताओ जो है हत्यारे बन रहे हैं, गोली चला रहे हैं, और फिर बाद में जो है एक धार्मिक नारा ले करके उससे छिप रहे हैं। ये क्या है? ये मतलब किस तरफ हम ले जा रहे हैं इसको, समाज को? यार पढ़ो लिखो, लेकिन ये अराजकता क्यों? ये थोड़ा सा आहत करता है मुझे। मैं एक अच्छे समाज की स्थापना की सोचता हूँ। आर्य समाज के संदर्भ में असत्य को पहचाने। चलो भैया कौन सा गलत है यहाँ पर पहचानना, बताए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पता है स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि जो व्यक्ति एक बार वेदांता को पढ़ लेगा, वो जो है, उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई क्रिश्चियन है यानी कोई ईसाई है, वो एक बढ़िया ईसाई, और अगर कोई एक हिंदू है तो एक अच्छा हिंदू बन सकता है। उन्होंने बस इतनी सी बात कही थी। अब सोच के चलो आप, अगर इसी मतलब फिर से बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार वेदांता को सही से पढ़ लेता है, तो अगर वो क्रिश्चियन है तो एक अच्छा क्रिश्चियन यानी कि एक अच्छा ईसाई, और अगर हिंदू है तो एक अच्छा हिंदू बन सकता है। सोचो। और शिकागो में 1893 में उन्होंने भाषण दिया था, वो वर्ष याद रखना, 1893 शिकागो बस। हाँ, तो आर्य समाज के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती और मूल संघ द्वारा की? ठीक है, पहला आर्य समाज जो है बंगाल में खोला गया था। क्या भैया सही है? तो यही गलत है भैया, ये बॉम्बे में खोला गया था। कहाँ पर? बॉम्बे में खोला गया था। इसका मुख्यालय लाहौर में था। ठीक है, इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद जी था। ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और ये जो है सत्यार्थ प्रकाश, देखिए एक आप जान के चलिए, सत्यार्थ प्रकाश जो प्रकाशन होता था वो इन्हीं से जो है संबंधित था। क्या? इन्हीं से संबंधित था। समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं कोई यहाँ पर अगर ये सब बातें कर रहा हूँ तो मेरा मकसद कुछ राजनीतिक सा नहीं है। ठीक है डियर, क्योंकि मैं बहुत पहले ही राजनीति को समझ करके राजनीति से दूर हो चुका हूँ। क्योंकि वास्तव में राजनीति में पता है किसकी चलती है, कौन? जिसके पास या तो पावर है या तो पैसा है। बाकी अगर आपके पास कुछ है तो आपका बस यूज किया जाएगा इनके द्वारा, और बस ख़त्म बात। आप ना विश्वास हो देख लेना, आपको लगे कि आपके साथ हैं, लेकिन आप उनके कुछ यूज लायक होंगे तभी आप जो है आप उनका वो आपके साथ होंगे। बस मेरा कोई मकसद पॉलिटिक्स का है ही नहीं यार। एक अच्छा समाज बने, मेरा बस इतना मकसद है। और सब जितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छी नौकरी पाएँ, सभी के पारिवारिक स्थिति अच्छा हो, कोई 5 किलो के चावल पर निर्भर ना हो, बस मैं इतना चाहता हूँ। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, बताइए। सेवा सदन, देव समाज, धर्म सभा, राधा स्वामी आंदोलन, ये सभी जो है उन्हीं सभी आंदोलनों में से एक हैं। और देखो एक चीज़ और पूछा था, माफ़ करेगा शायद मैंने आपको एक छोटी चीज़ नहीं बताई यहाँ पर, इस जाने के आर्य समाज ने ही वो 10 जो है वो जो है 10 प्रिंसिपल, जो 10 सिद्धांत दिए थे वो आर्य समाज जी द्वारा ही दिए गए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी क्या क्या दिए थे इतना मुझे नहीं लगता आज तक किसी प्रश्न में ही मैंने शायद देखा हो। वो आपको ज़बरदस्ती घुमाना चाहे बात अलग है, वरना आपको नॉर्मल सा जैसा पेपर बनता है जिसमें आपको अच्छे नंबर आते हैं, जिसमें वो एक कॉमन जो सेट होता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी एग्जामिनर खेलने लग जाए तो 250 प्रश्न भी कम है फिर 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब का कई किताबें भी पढ़ लो, कम है। तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर किया, तो सेवा सदन की स्थापना कब हुई थी? जी भैया, सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? देव समाज की। तो देखो भैया, पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी और चौथे का ये। सेवा सदन, सेवा सदन की स्थापना जो है बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनके बारे में आप जानते होंगे। इनको ही परिणाम था कि जो कंसेंट एक्ट पास हुआ था जो विवाह को लेकर के था। ठीक है, महिलाओं की, जो बच्चियों की जो विवाह को लेकर के एक एज की बात थी, वो इन्हीं के ही क्या कहते हैं कामों का परिणाम था। ठीक है,
और इन्होंने ही सेवा सदन की स्थापना कब 1908 में अपने दोस्त दयाराम गिडुमल की सहायता से की थी। कब? 1908 में दोस्त की सहायता से। ठीक है, ये मैं बहराम एम माला जी का। अब दूसरी बात क्या है? देव समाज। तो देव समाज की स्थापना 1877 में। कब? 1887 में। पहले 77 बोला था, क्या माफ़ करेगा, शिव नारायण अग्निहोत्री जी द्वारा की गई थी। और ये ब्राह्मणों को पहले ब्राह्मण समाज को जो है फॉलो करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी जो शिक्षा थी उसको जो है एक किताब देवशास्त्र, एक किताब है देवशास्त्र को में जो है उन्होंने पूरी चीज़ें एक जगह ही लिख करके उसे बताई हुई हैं। इनका नाम क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री जी। ठीक है, जो देव समाज से जुड़े हुए थे। फिर धर्म सभा था। धर्म सभा का आपका राधाकांत देव जी था, और ये जो है थोड़े से पिछड़े सोच के थे। इन्होंने जो सती प्रथा हटाई जा रही थी उसका भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था जो चीज़ें चली आ रही हैं वो क्यों ना चली, अब ये सती प्रथा हटाए जाने का इन्होंने विरोध किया था। नाम क्या था? धर्म सभा से जुड़े थे, नाम था इनका राधाकांत देव। ठीक है, समझ के। और आखिरी आपको पता है राधा स्वामी आंदोलन। तो भैया राधा स्वामी आंदोलन आपका जो है यहाँ पर वो तुलसी राम जी थे जिन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और वो जो है गुरु को सबसे ऊपर मानते थे, और उन्होंने कहता कि सबसे बढ़िया क्या है कि सत्संग करो, सामाजिक काम करो, यही सब आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चलो, ये सब आदमी को करना चाहिए, लेकिन पता है कब? 50 के बाद। 50 के बाद, क्योंकि 50 तक आदमी को जो है अपने ऊपर, अपनी छोटी मोटी फैमिली के ऊपर सोचे, उसके बाद उसे इस सब कार्यों में जुट जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मत करो, करो, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है। ऐसे नहीं हमारे 4 आश्रम की व्यवस्था की बात की गई है। निम्न में से कौन कौन से ब्राह्मण विरोध को लेकर थे? चलिए बताइए। अब भैया 10-15 मिनट क्लास खत्म हो जाएगी। बताइए कौन कौन से जो है ब्राह्मण विरोध को लेकर थे? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ये देखो, मैं एक चीज़ कंपाइल करके लाया हूँ, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अगर पढ़ लेंगे तो फ़ायदा आपका होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? वोकालिगा जस्टिक आंदोलन। जी भैया, तो 1 2 3 तीनों जवाब दिया और सही कह ले। वोकालिगा संघ जो है ये एंटी ब्राह्मण था, जो 1905 में आपके हुआ था मैसूर में। जस्टिस आंदोलन जी भैया, ये जो है आपके TM नायर, P त्यागराजा और CM मुरलीधर के द्वारा जो है 1917 के आसपास ये जो है किया गया था। और इसी के लिए जो है क्या मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाया गया था। ठीक है, जहाँ पर उसमें पता है क्या है, जो नीची जात है उनके लिए अलग से जो है लेजिस्लेचर बनाए जाने की बात तक कर दी गई थी। ठीक है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जस्टिस था। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता है नायकर जी, इनके एक बहुत बड़े इस आंदोलन से थे नायकर जी। इनके बारे में पता, ये भी एंटी ब्राह्मण था, क्योंकि इन्होंने भी जो है ये कहा था कि एक काम करते हैं, शादियों को बिना ब्राह्मण के करें तो क्या कोई दिक्कत आ सकती है क्या? इन्होंने कहा कि ऐसा क्या है भैया ब्राह्मणों में जो बहुत उन्हें अलग कराता है। इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों ने केवल छोटी जातियों को वो किया, क्या कहते हैं, शोषण किया। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि ये महान है, तो आप एक काम करिए, बिना पंडितों के आप विवाह करिए, फिर देखिए आपको कोई दिक्कत आती हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कुछ अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो हुई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वरना जो कुछ विशेष जाति के लोग होंगे मुझ पर भड़कें। चलो, यहाँ पर पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन थे। यहाँ पर दा होगा, दा माफ़ करेगा, देशाभिमानी के लेखक कौन थे? देशाभिमानी के लेखक कौन थे बताइए। देशाभिमानी के लेखक निम्न में से कौन थे? तो भैया श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जो है, दरअसल जो आपका टेम्पल एंट्री मूवमेंट नहीं हुआ था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अच्छा, मैं ये अंग्रेजी में लिखता हूँ तो आप लोग समझते ना। अरे मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन जो हुआ था, जो आपके दक्षिण भारत में देखें, उसमें श्री नारायण गुरु और क्या नाम है, कुमारन आसन और माधवन जी, ये जो है ये सभी लोगों में जो है इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा था। ठीक है, और लेकिन ये चीज़ और है कि लेकिन देशाभिमानी का पूछा जाए तो ये अच्छा, कहीं कहीं जैसे क्या हो ना, अगर तीनों दिया रहेगा तो आप मत समझिए कि गलत है। ठीक है, इस प्रश्न में अगर ये मान लिया जाए कि तीनों मिल करके करते थे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, मैंने इसको जानबूझ करके लेके आया प्रश्न, जिससे आप लोग को इस तरह की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तीनों क्या थे? जो आपका मंदिर आंदोलन, मंदिर को अंदर जाने को लेकर के आंदोलन था, उसके लिए तीनों लोग करते थे। और ये साथ ही साथ देशाभिमानी के क्या,
इसको जो है देशाभिमानी के बारे में ये अपने इसके ज़रिए विचार व्यक्त किया करते थे तीनों लोग, ठीक है। और जो ये और इसके ज़रिए जो टेम्पल एंट्री के बारे में त्रावणकोर जो शासन था उसके लिए बारे में वहाँ पर इसके संबंध में विचारों को पहुँचाते थे इस पत्रिका के ज़रिए। कौन सा? देशाभिमानी। तो ये तीनों लोग भैया, तीनों लोग, श्री नारायण गुरु, के कुमारासन और टी के माधवन। आपको सोचने मारो कि सर क्या ही वाहियात सा प्रश्न है, सर क्या ही। माय डियर, बहुत सी किताबों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैंने इसको लेकर के आया। ये क्लास होता है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ना कि आपको रटाने के लिए। मैंने फिर कहा है, रटाने के लिए मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जब आप समझ जाओगे रट खुद जाओगे। रटना कुछ नहीं है, रटना समझ के रटना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, समझ गए। बाकी और ऐसा कुछ, एक वैकोम सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है, वैकोम सत्याग्रह। इसके बारे में बस ये जान के चलिए, ये जो है थोड़ा सा है, इसके बारे में जान चलिए कि ये 1924 में के.पी. केसावा द्वारा जो है किया गया था। के.पी. केसावा के द्वारा 1924 में ये केरला में हुआ था। और ये भी जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। बस इतना जान लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी इस प्रश्न समझ गए ना कि तीनों मैंने क्यों लेकर के आया, इससे आप कभी गलत ना करें। कुछ किताबों में इसको लेकर कन्फ्यूजन था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि वहाबी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलो भैया, वहाबी आंदोलन के बारे में बताओ। शुरुआत में यह आंदोलन सिखों के विरुद्ध था। 1857 के विद्रोह में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसने मुस्लिमों के 6 स्कूल को एक साथ लाने का लक्ष्य रखा था। बताइए क्या होगा? 1 2 3 2 3 1 2 केवल 2। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? जो सत्य है वही बताना है। वहाबी आंदोलन, आपको पता है कि जो अब्दुल वहाब जी थे, अब्दुल वहाब जी के जो है शिक्षाओं को जो है इस के ज़रिए जो है, जो ये अरब से आए थे, अब्दुल वहाब जी जो है अरब से आए थे, तो उन्हीं की शिक्षाओं को जो है भारत में शाह वलीउल्लाह, क्या नाम था? शाह वलीउल्लाह। इसीलिए वलीउल्लाह भी कहते हैं, वहाबी भी कहते हैं और वलीउल्लाह भी कहते हैं। शाह वलीउल्लाह के जो है उनके भी चीज़ों को फैलाने का काम जो इसने किया था। और ये जो है पहले भारतीय मुस्लिम लीडर थे 18वीं शताब्दी के, जिन्होंने मुस्लिमों में 2 तरीके से काम किया था। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो 4 मुस्लिमों की अपनी सोच, स्कूल हैं, स्कूल मतलब होता है थॉट्स, जो विचार हैं, तो 6 नहीं 4 था, तो ये गलत हो जाता है। ये भैया पहले सिखों के विरुद्ध था और 1857 में जीवे, तो इसका सही जवाब क्या? 1 और 2, इतने जवाब दिए सही कर ले, ठीक है, समझ गए। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्या था, किसने किया था? और शाह इसे क्या वहाबी के साथ वलीउल्लाह के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या 4 जो स्कूल थे, 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम, उसको जो है एक साथ लाने का लक्ष्य रखा था इसने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टीटू अमीर का आंदोलन किस राज्य में था? टीटू अमीर का आंदोलन, जी भैया टीटू अमीर के नाम से जाना। इसका असली नाम था मीर नाथर अली। क्या नाम था? मीर निथर अली, मीर निथर अली इसका नाम था, ठीक है। ओके, और ये जो सईद अहमद बरेलवी थे, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, 1 मिनट, ठीक है। जो ये सईद अहमद बरेलवी थे, इन्होंने ही जो है, जो आपका ये वहाबी आंदोलन नहीं था, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, बरेलवी, ठीक है। और इन्होंने ही, सईद अहमद बरेलवी ने ही जो है टीटू मीर आंदोलन में जो है क्या नाम किया था, ये इससे जो है जुड़े हुए थे। ये टीटू मीर आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। और वहाबी आंदोलन के इसे संस्थापक भी माना जाता है। माफ़ करिएगा, ये चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई थी उसमें, लेकिन यहाँ पर समय है तो मिस नहीं होगा, क्लास में नहीं मिस होगा, हाँ इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो भैया जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, ये कहाँ पर था भैया? बंगाल। जी भैया ये बंगाल में था। बेसिकली क्या था ना, जो वहाँ पर जमींदारों के विरुद्ध जो है, दरअसल जो ये बंगाल में आप देख रहे होंगे, वहाँ पर जो मुस्लिम किसान ज़्यादा थे और हिंदू जमींदार थे, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी सी बात हो गई थी। तो वहाँ पर जो इंडिको पैदावारी करते थे किसान, तो उन्होंने जो है इसके विरुद्ध में अपनी जो है एक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और तीतू मीर जो है अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते मर भी दिए गया था 1831 में। तो तीतू मीर आंदोलन आपको पता होना चाहिए। फ्रेजाई आंदोलन किसके समय में क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया था? जी भी देखिए, फ्रेजाई आंदोलन जो है
आपके 1818 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और ये 1862 तक चला था। सोचो कितना लंबा चला, 1818 से लेकर के 1862 तक ये चला था, ठीक है। और ये ऐसा नहीं, इसके पीछे रीज़न था, दरअसल अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आते गए और उन्होंने इसे जो है ज़िंदा रखा, ठीक है। ये आपके ईस्ट बंगाल, जो आपका पूर्वी बंगाल है, वहाँ पर जो है ये हो रहा था, ठीक है। क्योंकि इसमें ये था कि जो मुस्लिमों द्वारा अन इस्लामिक यानी कि गैर इस्लामिक जो चीज़ों का वो किया जा रहा था, फॉलो किया जा रहा था, उससे उनको जो है समझाना और उनको इस्लाम की ओर जो है अच्छे उनके कामों के प्रति ध्यान दिलाना था। तो उसके लिए जो है ये फ़रैजाई आंदोलन चल रहा था। तो ये देखो, इसकी स्थापना तो हाजी शरीतुल्लाह द्वारा हुई थी, लेकिन इसको दूदू मियाँ जी के समय पे, जी भैया, जो आपके 1840 में जो है इसको जो है संभाले थे 1840 में। उस समय इसने क्या क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया था, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताइए। बस भैया इसके बाद आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में बताइए कौन सा कथन सत्य है। सईद अहमद खान इसके प्रमुख थे, इसी के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। इसमें मुस्लिमों को उत्थान के लिए केवल कुरान की शिक्षा जोड़ दी गई है, जो असत्य है वो पहचानना है, ठीक है। तो समझ गए क्या असत्य इसमें, पहचान गए। तो इसमें इन्होंने क्या बी जवाब दिया, इसमें केवल कुरान नहीं। इसमें देखो क्या हुआ था, एक छोटा सा जिस्ट है कि जब वहाबी आंदोलन हुआ था उसके बाद मुस्लिमों ने ये अंग्रेज़ों ने समझा कि मुस्लिमों ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया है ब्रिटिश का। तो इसको संभालने के लिए जो है सईद अहमद खान जी जो है आगे आते हैं और वो ब्रिटिश से जो है थोड़ा सा अपना क्या मुस्लिमों के प्रति उनके मन में जो है अच्छा भाव जगाने के लिए वो कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सईद अहमद खान जी जो है ये जुडिशियल सर्विस से जुड़े हुए होते हैं अंग्रेज़ के, और बहुत ही लॉयल मेंबर होते हैं ब्रिटिश जुडिशियल सर्विस के, ठीक है। 1876 में ये जो है रिटायर होते हैं और 1878 में ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके सदस्य भी होते हैं। और 1888 में इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई होती है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। हाँ, इन्होंने ये कहा था कि देखो हमें कुरान तो पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान के साथ साथ हमें जो वेस्टर्न की चीज़ें हैं उसे भी तार्किकता के आधार पर अपने आप को सम्मिलित करना चाहिए। देखिए मेरे नज़र में तो एक कहावत है, मेरे नज़र में जो व्यक्ति तार्किकता को अपने जीवन में वो नहीं दे, तार्किकता को अगर वो व्यक्ति जो है स्थान नहीं देता, तो मेरे लिए पता है क्या है, वो एक जानवर से भी बदतर है। मतलब जानवर भी कुछ हद तक सोचते, क्योंकि अगर आप तार्किक नहीं है तो इसका मतलब आप सोचते नहीं, और जब आप सोचते नहीं है तो आप जिंदा क्यों हैं। क्योंकि भगवान ने दिमाग आपको यूं ही नहीं दिया, ठीक है। काम करने के लिए हाथ दिया है, चलने के लिए पैर दिया है, बोलने के लिए जुबान दी है, धड़कने के लिए दिल दिया है, देखने के लिए आँख दिया है, तो सोचने के लिए दिमाग भी दिया है। और इसने हिंदू मुस्लिम के बीच मूलभूत समानता को, जी भैया इसने एक चीज़, ये बात तो सही है, इसने जो है जो कॉमनलिटी है हिंदू और मुस्लिम समाज की, उसको भी लोगों के बीच ले गए थे। और इसने मुस्लिमों को अच्छी तरह शिक्षा हासिल करने, नौकरियों में ज़्यादा हिस्सेदारी पाने की वकालत, जी भैया इन्होंने ये बात कही थी। कहा देखो अगर तुम्हें अपने आप को समाज में ऊंचा ले जाना है तो उसके लिए तुम दो काम करो, एक तो अच्छी नौकरी हासिल करो, ठीक है, जब तुम नौकरी पाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ है क्या, अपने अन्य लोगों को भी शिक्षित करो, ठीक है। चलो भैया ये है आज का आखिरी प्रश्न, इस साथ क्लास खत्म होगी। बताइए इसका आज का आखिरी प्रश्न, केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका योगदान था, बताइए आज का आखिरी प्रश्न। और फिर बता रहा हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको इस 1 घंटे में बताई है, यकीन मानिए अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए किसी भी राज्य का, यार बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, किसी भी राज्य का मैं कह रहा हूँ, उठा लो पेपर और देख लो क्या इसके बाहर कभी पूछा गया है। मैंने इसीलिए सन बता दिए, उससे जुड़े तथ्य बता दिए, प्रकाशक बता दिए, क्या क्या किए थे वो बता दिए, इसके बाहर नहीं पूछ सकता यार। यूपीएससी नहीं पूछता तो पीसीएस की अभी इतनी हिम्मत ही कहाँ से होगी, ठीक है।
तो चलो इसी आखिरी पर साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। और फिर भैया देखो, इतनी महत्वपूर्ण क्लास अगर हुई है तो जाते जाते एक आखिरी बार कि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो भैया, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, अभी आपकी आखिरी क्षणों में आपके और भी अच्छी तैयारी के लिए तो करें। और साथ ही साथ जो अन्य क्लासेस 12:30 बजे, फिर शाम को 8 बजे और सुबह 8:30 बजे आप इसे देख रहे चलाई जा रही है, तो इसे भी पढ़ें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, समझ गए। और लाइक तो कर ही दिए होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में नहीं बताता, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ने वाले से अच्छा है वो ना पढ़ें, ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दबाजी में पढ़ना है तो इसी को आप 2 टाइम स्पीड पे कर लो, 2 टाइम स्पीड पे कर लो, वैसे जल्दबाजी हो जाएगी। तो इस आखिरी प्रश्न का जितने लोगों ने सही जवाब किया, थियोसॉफिकल आंदोलन जवाब दिया और सही कर लीजिए भैया एनी बेसेंट जी, इनका नाम था एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी जो इससे जुड़ी हुई थी और ये भारत में आती हैं, ठीक है, जो 1907 में जो है 1907 में ये जो है इसकी भारत में क्या प्रेसिडेंट बनती हैं। उसके बाद जो है इन्होंने ही क्या भारत में जो 1898 में जो इसकी स्थापना हुई थी उसमें इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। अब आप कहोगे सर 1907, हाँ ये प्रेसिडेंट 1907 में बनी थी, ऐसा नहीं था कि ये भारत में नहीं रह रही थी। हाँ 1898 में इसकी स्थापना हुई थी, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था और 1907 में इसकी प्रेसिडेंट भी बनी थी, ठीक है। आज की डेट में 1916 में इसका नाम बदल कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया है। BHU जिसे आप लोग कहते हो, यूपी वाले तो जान रहे होंगे, यूपी बिहार वाले BHU से जान रहे होंगे, बाकी और स्टेट्स वालों का मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल वालों के साथ एक चीज़ था कि ये भारत के जो क्या नाम है उपनिषद, सांख्य, योग, वेदांता, ये इन सभी की जो फिलॉसफी से ये जो है काफ़ी प्रभावित भी हुए थे थियोसॉफिकल वाले, ठीक है। और इन्होंने फिर जो है जो भारत में पुनर्जागरण लाने वाले लोग थे उनसे ये साथ देने लगे। और दरअसल थियोसॉफिकल में ज़्यादातर लोग जो थे वो इंडियन नहीं थे, वो एंग्लो इंडियन थे या ब्रिटिशियस थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ भी इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। और 1-2 आंदोलन जैसे पारसी रिफॉर्म मूवमेंट और सिख रिफॉर्म मूवमेंट, इससे इतना प्रश्न नहीं पूछता, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा नहीं, अगर जानना हो तो छोटी चीज़ क्या, पारसी जो सुधार और सिख सुधार, बेसिकली ये इनके धर्म को लेकर था। और पारसी सुधार का इतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा था उस समय कि ये अपने समय के, जी भैया, ये भारतीय समाज में अपने समय के सबसे ज़्यादा क्या पश्चिमी सभ्यता से परिपूर्ण जो है ये धर्म हो चुका था। मतलब ये पूरी तरह से क्या वेस्टर्नाइज्ड हो चुके थे, पश्चिमी सभ्यता के पूरी तरीके से क्या झुकाव वाले हो चुके थे। ऐसा नहीं कि ये तार्किक नहीं थे, लेकिन इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया था, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में थे। और सिख सुधार आपको पता है कि इनका जो अपना तख्त होता है, जैसे क्या कहते हैं अकाली मूवमेंट इन्होंने चलाया था, ठीक है। इन लोग का आपको पता है ना सिख सभा, सिंह सभा मूवमेंट भी इन लोग के इसी के अंतर्गत चला गया था। तो ये सिख समाज में सुधार को लेकर के ये था इसी दौरान। बस इतना है, क्योंकि धार्मिक आंदोलन भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। अब हम लोग क्या, अब हम लोग की शुरुआत होगी 1857, ये चीज़ें खत्म होगी। अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 हफ्ते में ये चीज़ें खत्म हो जाए। सर बाय बाय, टाटा, सी यू। और इससे पहले क्लासेज नहीं देखा देख लो, लाइक नहीं किया कर लो। और इससे पहले देखो भैया, ये है क्लास जो इससे पहले मैंने 1857 और ये कराई थी। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। ओके बाय, हैव अ गुड